प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ईएफए पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर से मैं मीनाक्षी इतिहास विषय की शिक्षक हूँ। आइए आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 12 के अध्याय 2 राजा, किसान और नगर का। इस अध्याय में हम 600 ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन करेंगे। इसी काल में आरंभिक राज्यों और साम्राज्यों का उदय हुआ, कृषि का विकास हुआ और इसी समय नगरों का विकास भी हुआ है। इतिहास के इस विकास को जानने के लिए इतिहासकारों ने जिन स्रोतों का अध्ययन किया है वे है अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र एवं मूर्तियां आदि। प्रारंभिक अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखे गए थे। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को सर्वप्रथम 1830 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। अभिलेखों एवं सिक्कों पर अंकित पियदस्सी शब्द मौर्य शासक अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक अशोक थे। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों पर उन्हें बनवाने वालों के क्रियाकलाप, उपलब्धियां या विचार लिखे जाते हैं। जिन अभिलेखों पर तिथि अंकित नहीं होती उनका काल निर्धारण पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा प्राकृत है। प्राकृत जन सामान्य की भाषा को कहा जाता है। जनपद, जनपद का अर्थ है ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है, अर्थात जनता के निवास स्थान को जनपद कहते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही बौद्ध और जैन सहित अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का जन्म हुआ था। अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र था, किंतु वज्जी एवं मल्ल आदि कुछ में गणतंत्रीय शासन प्रणाली भी थी। ओलिगार्की या समूह शासन, इसमें सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है और समूह का प्रत्येक पुरुष राजा कहलाता है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। मगध, आधुनिक बिहार को ही हम मगध के नाम से जानते हैं। मगध की उन्नत स्थिति के कारण इस प्रकार है। पहला है उन्नत कृषि, दूसरा लोहे की खदानें जो कि उपकरण एवं हथियार निर्माण में उपयोगी होता है, तीसरा है जंगल में हाथियों की उपलब्धता जो कि सेना का एक महत्वपूर्ण अंग होते थे, चौथा गंगा एवं अन्य नदियाँ, ये आवागमन का सस्ता और सुलभ साधन थी, शासकों की महत्वाकांक्षा एवं नीतियाँ, यह था पांचवा कारण। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। राजगीर का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना कहते हैं, को राजधानी बनाया गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य साम्राज्य एवं भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक को माना जाता है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। मौर्य वंश की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत हैं अभिलेख, मूर्तियां एवं स्तूप। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में हैं। पश्चिमोत्तर से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। अफगानिस्तान से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनानी लिपियों में भी हैं। साहित्यिक स्रोत, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोतों में है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र
एवं विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा प्राक्षत। इसके साथ ही जैन, बौद्ध एवं संस्कृत साहित्य से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पहला राजधानी पाटलिपुत्र तथा 4 प्रांतीय केंद्र, ये हैं तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एवं स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी का अर्थ है सोने के पहाड़, जो कि कर्नाटक में पाए जाते थे। मेगास्थनीज के अनुसार सेना के संचालन के लिए एक समिति तथा 6 उप समितियां बनाई गई थीं। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। दक्षिण के राजाओं सरदार और सरदारी की उपाधि धारण की थी। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य माना एवं देवपुत्र की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों, कवियों द्वारा लिखित राजाओं की प्रशस्तियों के माध्यम से जाना गया। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। गिरनार अभिलेख गुजरात में है। इसमें शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख है। सुदर्शन झील का उल्लेख रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके एक राज्यपाल ने करवाया था। इसी झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन द्वारा कराया गया। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं। ये कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई हैं। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहते थे। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। वे हर्षवर्धन के राजकवि थे। हर्षचरित संस्कृत में लिखा गया। गहपति पाली भाषा का एक शब्द है जिसका प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था। तमिल संगम साहित्य में विभिन्न ग्रामीण वर्गों का उल्लेख है, जैसा वेल्लावर या बड़े जमींदार, उल्लर या हलवाहा, अणिमई या दास। गहपति घर का मुखिया होता था। मनुस्मृति में आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। मनुस्मृति 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त का विवाह दक्खन के वाकटक परिवार में हुआ था। प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख राज्यादेश को 13वें राज्यवर्ष में लिखा गया। इसे चक्रदास ने उत्तीर्ण किया है। उत्पादकों एवं व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी पुस्तक एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा लिखी गई। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री यात्रा और एरिथ्रियन का अर्थ है लाल सागर। आहत सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए थे। सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। सभी भारतीय लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। अभिलेखों के अध्ययन की भी सीमा होती है, जैसे इसमें उत्कीर्ण अक्षर बहुत हल्के हो जाते हैं, अभिलेख नष्ट हो जाते हैं और इनमें उल्लिखित शब्दों का सार्वजनिक अर्थ निकालना भी मुश्किल होता है। इस प्रकार हमने इस अध्याय में मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की एवं यह जाना कि किस प्रकार से अभिलेख का अध्ययन करके इतिहासकार इतिहास को जानने का प्रयत्न करते हैं और इन अभिलेखों की क्या सीमा होती है। आशा करती हूँ कि आपको अध्याय को समझने में आसानी होगी। अब आप संपूर्ण अध्याय का
विस्तार से अध्ययन करें और प्रश्न निर्मित कर उनके उत्तर लिखें। धन्यवाद।